नमस्कार मित्रों, मारुति ग्रुप ऑफ एजुकेशन के द्वारा जारी की गई ऑनलाइन कक्षाओं में मैं मुकेश शर्मा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो कक्षा 10 का प्रोबेबिलिटी यानी कि प्रायिकता से संबंधित है। प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी। कक्षा 10 में यह टॉपिक 4 अंकों का है, तो ये भी हमें ध्यान रखना है कि इसके अंक कितने हैं। 4 अंक का ये टॉपिक है और आप ये कह सकते हो कि आपके जो सरलतम टॉपिक है, सरलतम प्रश्नावलियां हैं उनमें से एक है। तो चर्चा करते हैं कि इसकी क्या परिभाषा है, प्रायिकता क्या होती है। प्रायिकता प्रायिकता क्या है कि किसी घटना के घटित होने की संभावना, किसी घटना के घटित होने की संभावना ही प्रायिकता कहलाती है। ये आप इसकी परिभाषा मान सकते हो। किसी घटना के घटित होने की संभावना को हम प्रायिकता कहते हैं। देखो यहाँ पे एक शब्द आया है घटना, यानी कि इवेंट। क्या होती है इवेंट? इवेंट क्या है? सबसे पहले तो इसके बारे में बात करें कि घटना कहते किसे हैं। जिस प्रकार से अगर हम किसी कॉइन को टॉस करते हैं, एक सिक्के को उछालते हैं, तो यह एक घटना है। इनके निश्चित परिणाम है। जैसे सिक्के को उछालने पर हेड या टेल, दो प्रकार से कोई भी एक हेड या टेल में से आ सकता है। तो हम कह सकते हैं कि एक घटना क्या है, सिक्के को उछालना एक घटना है और हेड और टेल प्राप्त होना इसके परिणाम है। इसी प्रकार से अगर एक पासे को फेंका जाए, उछाला जाए, तो एक पासे को फेंकने पर 1 से लेकर 6 अंक तक किसी भी अंक का आना, पासे को फेंकना एक घटना होगी और 1 से 6 तक कोई भी अंक आएगा वो उसके परिणाम हो गए। तो किसी घटना के घटित होने की संभावना ही प्रायिकता। रही बात संभावना की, संभावना जैसे सिक्के को उछालेंगे तो हेड और टेल दो परिणाम प्राप्त होते हैं। तो हमें पता है कि हेड आने का और टेल आने का परिणाम समान है, या दोनों 50% चांस दोनों के हैं। जब हम बात प्रतिशत में करते हैं तो हम कहते हैं कि 50% हेड आने के चांसेस है और 50% टेल आने के चांसेस है। लेकिन जब हम बात प्रायिकता की कर रहे हैं तो जिस प्रकार से प्रतिशत यानी कि 100 से संबंधित होता है, उसी प्रकार से हम ये मान सकते हैं कि प्रायिकता का जो मान है वो 1 से संबंधित होता है। प्रायिकता का मान 1 से संबंधित कैसे? कि प्रायिकता का अधिकतम मान जो है वो 1 और न्यूनतम मान 0। मैंने यहां लिखा है पीई का मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, अर्थात किसी घटना के घटित होने की संभावना ही प्रायिकता है। और उसको हम पीई, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, यानी कि किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता, उसका मान 0 से 1 के मध्य हो सकता है। 0 से 1 का मतलब क्या है? देखो 0 से 1 का मतलब है उसका मान 0 या 0 के बराबर, अर्थात प्रायिकता का मान 0 या 0 से बड़ा परंतु 1 या 1 से छोटा प्राप्त होता है। क्या मतलब है इसका? इसके बारे में बात करें कि जैसे मैंने किसी सिक्के को उछाला है, तो सिक्के को उछालने पर हेड आने के अधिकतम चांस 100%, यानी कि हम ये कहें कि प्रायिकता का मान अधिकतम 1 हो सकता है और न्यूनतम मान प्रायिकता का 0 हो सकता है। ठीक है, यानी कि प्रायिकता का अधिकतम मान 1 और न्यूनतम मान 0। अगर हेड आ जाता है तो हम कहते हैं कि प्रायिकता का मान 1 प्राप्त हो गया, और अगर टेल आ जाता है तो प्रायिकता का मान 0 प्राप्त हो गया, यानी कि ये चांसेस हैं। लेकिन एक सिक्के को उछालने के दौरान हमें ये पता नहीं होता है कि हेड आएगा या टेल आएगा। तो हम कहते हैं एक सिक्के को उछालने पर जितने चांसेस हेड आने के हैं उतने ही चांसेस टेल आने के, यानी कि हेड आने की प्रायिकता और टेल आने की प्रायिकता समान है। और अधिकतम मान 1 होता है तो हेड आने की प्रायिकता जो हो जाएगी वो 1/2 और टेल आने की प्रायिकता हो जाएगी 1/2। इस प्रकार से हम किसी भी घटना की प्रायिकता को परिभाषित करते हैं। तो सबसे पहले ये देखो
कि प्रायिकता क्या है, प्रोबेबिलिटी है किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता है। अब देखो कुछ घटनाओं को हम लेकर चलते हैं और उनके प्रायिकता से क्या सवाल बनते हैं उनके बारे में हम अध्ययन करते हैं। प्रायिकता के लिए एक सूत्र PE प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट हम लिखते हैं और ये होता है अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। ये किसी भी घटना की प्रायिकता को ज्ञात करने का एक साधारण सा सूत्र है और यूं कहें कि हमारे जो 4 अंक हैं ये इसी सूत्र के द्वारा ही हमें प्राप्त होंगे समझने के बाद। यानी कि अगर हम इस चीज को समझ लेते हैं तो प्रायिकता के अंदर केवल ये एक सूत्र आप मान सकते हो जिसमें जो कि है अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम, आपके जो फेवरेबल कंडीशन है अपॉन टोटल कंडीशन। जैसे मैं बात कर रहा हूँ एक सिक्के को उछालने पर, एक सिक्के को उछालने पर मैं सवाल लिख रहा हूं यहां पे, एक सिक्के को उछालने पर हेड आने की प्रायिकता हमें ज्ञात करनी है। एक सिक्के को उछालने पर हेड आने की कितनी प्रायिकता है हम उसके बारे में देखें तो हम ये कहेंगे कि आपके जो कुल परिणाम है वो 2 हैं। 2 कौन कौन से, कि हेड भी आ सकता है और टेल भी आ सकता है। और आपके अनुकूल परिणाम कौन कौन से हैं, आपके अनुकूल परिणाम एक है जो कि है हेड का आना, क्योंकि हम चाह रहे क्या है, हम ज्ञात कर रहे हैं हेड आने की प्रायिकता। हम ये कहेंगे अनुकूल परिणाम है जो कि एक है यानी कि हेड का आना। तो प्रायिकता क्या हो जाएगी, प्रायिकता का ये आपका फॉर्मूला रहा, अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम, और अनुकूल परिणाम 1 है कुल परिणाम 2 है, इसका मतलब इसका मान आ जाएगा 1/2। यह है एक सिक्के को उछालने पर। अब मान लो मैं एक सिक्के की बजाय यहां पे ये लिख देता हूं 2 सिक्कों को उछालने पर कम से कम एक हेड आने की प्रायिकता। ये प्रश्न है कि 2 सिक्कों को उछालने पर कम से कम एक हेड आने की प्रायिकता क्या होगी। तो भाई सबसे पहले तो जो कुल परिणाम है या कुल स्थितियां हैं, आप परिणाम लिख सकते हैं, स्थितियां लिख सकते हैं, कंडीशंस लिख सकते हैं। कुल स्थितियां हमें पता है जब हम 2 सिक्कों को उछालते हैं तो हो सकता है कि पहले सिक्के पर हेड और दूसरे पर टेल आ जाए। ये भी हो सकता है कि पहले सिक्के पर टेल और दूसरे पर हेड आ जाए। ये भी हो सकता है कि दोनों सिक्कों पर ही हेड आए या दोनों सिक्कों पे टेल आए। ये 4 प्रकार की कंडीशंस हमारे पास उपलब्ध हो सकती है हमें कि हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल, यानी कि दोनों सिक्कों पर हेड आ सकता है, दोनों सिक्कों पर टेल भी आ सकता है। हो सकता है पहले सिक्के पर हेड और दूसरे पर टेल, या पहले सिक्के पर टेल और दूसरे सिक्के पर हेड आए। तो ये कुल स्थितियां 4 बनी हुई हैं। अब हमें कह रहा है कि कम से कम एक हेड, यानी कि आपके अनुकूल जो स्थितियां हैं वो कौन सी है, उसके बारे में बात करें कि अनुकूल स्थितियां हमें कौन कौन सी प्राप्त हो रही है। तो अनुकूल स्थितियों के अंदर हम ये देखते हैं कि कम से कम एक हेड, क्या ये कंडीशन है हमारे पास, बिल्कुल है कि कम से कम एक हेड है। तो कम से कम कह रहा है दोनों हेड चलेंगे, हेड टेल वाली कंडीशन भी आएगी और टेल हेड वाली। कम से कम एक इसके पास है, इसके पास भी है, तो हेड टेल और टेल हेड, ये कंडीशन हमारे काम की नहीं है। तो कुल स्थितियां हमारे पास 4 हैं और अनुकूल स्थितियां हमारे पास 3 हैं। और अगर हम बात करें अपनी प्रायिकता की, इसकी भी प्रायिकता ज्ञात करनी है तो P अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम, अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम हमारे पास 3 है और कुल परिणाम हमारे पास 4 है, तो इसका मान हो जाएगा 3/4। तो ये आपका 2 सिक्कों को उछालने पर कम से कम एक हेड आने की प्रायिकता हम इस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं। जरूरी नहीं है सवाल ऐसा ही हो, सवाल ये हो सकता है कि कम से कम की जगह ये कह सकता है कि ज्यादा से ज्यादा
अधिक से अधिक एक हेड, अगर अधिक से अधिक एक हेड है तो हम क्या कहेंगे, हमारे पास कौन कौन सी कंडीशन आएगी, ये कंडीशन हमारे पास नहीं आएगी, ये कंडीशन आएगी कि हम ज्यादा से ज्यादा एक हेड ले सकते हैं, कम से कम में 0, ज्यादा से ज्यादा एक हेड, ये आ सकती है। और उस वक्त ये कंडीशन हमारे शामिल होगी दोनों टेल वाली, क्योंकि जब बात अधिक से अधिक की आती है तो हम कम से कम वाली, यानी कि अगर 0 कंडीशन है तो हम उसको भी उसमें जोड़ लेते हैं। तो ये 3 कंडीशन इसके अंदर आ जाएगी अगर सवाल ये आता है तो इसका मान भी 3/4 होगा, लेकिन यहाँ पे इसकी जगह डबल टी, यानी कि दोनों में टेल आने वाली कंडीशन भी शामिल हो जाएगी। अब आगे बात करते हैं 2 सिक्कों के बाद में 3 सिक्कों की, कि 3 सिक्कों को उछालने पर, तो सबसे पहले देखो मैं केवल इतना ही बात करूंगा कि 3 सिक्कों को उछालने पर कुल परिणाम कौन कौन से होते हैं उसके बारे में बात करें। 3 सिक्कों को उछालने पर कुल परिणाम कौन कौन से होंगे। तो 3 सिक्कों को जब हम उछालते हैं तो हो सकता है तीनों पर ही हेड आ जाए, ये भी हो सकता है कि भाई पहले दूसरे पे हेड और तीसरे पे टेल हो, पहले पर हेड दूसरे पे टेल तीसरे पे हेड हो, या पहले पे टेल और अंत के दोनों पे हेड आए। इसके अलावा ये परिणाम भी हो सकता है कि पहले दूसरे पे टेल और तीसरे पर हेड आए, ये परिणाम आ सकता है टेल हेड टेल, ये परिणाम आ सकता है हेड टेल टेल, और अंत में जो परिणाम है वो आ सकता है ये। तो कहने का मतलब ये 8 जो परिणाम है वो हमें प्राप्त हो सकते हैं जब हम 3 सिक्कों को एक साथ उछालें। इसका दूसरा तरीका ये भी हम कह सकते हैं कि जरूरी नहीं हम 3 सिक्कों को एक साथ उछालें, हम ये भी कह सकते हैं कि एक सिक्के को 3 बार उछालें, दोनों का मान जो है या दोनों की कुल परिणाम अनुकूल स्थितियां, कुल परिणाम जो भी हम कहें, जो कुल परिणाम है वो एक जैसा ही प्राप्त होता है, या दोनों का एक ही मतलब हम यहाँ मान सकते हैं प्रायिकता के सवालों में। हालांकि वैसे 3 सिक्कों को उछालेंगे इसका मतलब 3 अलग अलग सिक्के हमारे पास, तो अगर एक सिक्के को 3 बार उछालेंगे तो सिक्का एक ही है। लेकिन जब हम कुल परिणाम की बात करेंगे तो ये परिणाम जो 8 परिणाम हमें प्राप्त हुए हैं सदैव यही प्राप्त होंगे जब बात एक सिक्के को 3 बार उछालने की आए या 3 सिक्कों को एक साथ उछालने की बात आए। कैसे, जैसे मैंने 3 सिक्के को उछाला है तो तीनों पे हेड आ गया, या फिर मैं ये कहूं मैंने एक सिक्के को 3 बार उछाला है तो पहली उछाल में भी हेड, दूसरी उछाल में भी हेड और तीसरी उछाल में भी हेड। इसी प्रकार से मैंने बात की थी पहले 2 सिक्कों को उछालने की, तो वहां 2 सिक्कों को एक साथ उछालने का मतलब ये भी हम निकाल सकते हैं एक सिक्के को 2 बार उछालना। ठीक है, तो अब आगे देखते हैं कि 3 सिक्कों को उछालने पे जो कुल परिणाम है वो क्या आते हैं। अब ये सवाल इसके ऊपर कुछ भी आ सकता है। पहला कि कम से कम एक टेल आने की प्रायिकता, कम से कम एक टेल आने की प्रायिकता क्या होगी। तो देखो जब हम 3 सिक्कों को उछाल रहे हैं और कम से कम एक टेल का कहा है, यानी कि कम से कम एक टेल, अर्थात एक टेल हो सकता है, 2 टेल हो सकते हैं और 3 टेल हो सकते हैं। तो हम वो कंडीशंस देख लेते हैं जहां कम से कम एक का मतलब एक या एक से ज्यादा टेल आए। जैसे ये कंडीशन हमारे फेवर में है क्योंकि इसमें एक टेल आ रहा है, इसमें भी एक टेल आ रहा है, ये भी कंडीशन है। कम से कम एक यानी कि एक से अधिक हो सकते हैं, यानी 2 टेल भी हो सकते हैं, तो ये कंडीशन भी हमारे फेवर में है, ये भी हमारे फेवर में, ये भी है। और कम से कम एक यानी कि 3 तो हो सकते हैं, कम से कम एक का मतलब एक या एक से ज्यादा। तो ये 7 कंडीशन वो हमारे फेवर में है और टोटल जो कंडीशन है वो 8 है। सूत्र यही लगाना है, अनुकूल परिणाम या अनुकूल स्थितियां बटा कुल स्थितियां, और उसको फिर सरल कर देंगे तो इसका मान आएगा 7/8। एक बात ही ध्यान रखना, प्रायिकता का मान 0 से 1 के बीच में रहता है। अगर कोई संभव घटना है उसकी प्रायिकता का मान 1 आएगा, असंभव घटना की प्रायिकता का मान 0 प्राप्त होगा। जैसे मैं आपसे ये कहूं कि एक पासे को फेंकने पर, एक पासे को फेंकने पर, मैं ऐसे बोल देता हूं, एक पासे को फेंकने पर पासे पर अंक 6 से बड़ा आए, इसकी क्या प्रायिकता है। एक पासे को फेंकने पर पासे पर जो अंक है वो 6 से बड़ा आए, इसकी क्या प्रायिकता है। तो हम ये कहेंगे चाहे हम पासे को 1 बार फेंके, 2 बार फेंके, 10 बार फेंके या सुबह से शाम तक फेंके, पासे के ऊपर कभी भी 6 से बड़ा अंक
नहीं आएगा। इसका मतलब पासे के ऊपर 6 से बड़ा अंक आने की जो घटना है वो हमारी असंभव घटना है, और असंभव घटना इम्पॉसिबल इवेंट, उसमें प्रायिकता का मान 0 होगा। ठीक है, प्रायिकता का मान 0 होगा। अगर मैं पासे की बात करूं और एक दूसरा उदाहरण लूं कि एक पासे को फेंकने पर 6 से छोटा प्राकृत संख्या या 6 से छोटा अंक आने की, मान लो जरूरी नहीं है कि मैं यही कहूँ कि प्राकृत संख्या है, क्योंकि पासे को फेंकेंगे तो ये अंडरस्टूड बात है कि 1 से लेके 6 तक के जो अंक होते हैं उन्हीं में से कोई अंक आएगा। तो अपना ये सवाल ये हो सकता है कि एक पासे को फेंकने पर 6 या 6 से छोटा अंक, देखो यहाँ पे भी दो सवाल बन सकते हैं कि 6 से छोटा अंक आने की प्रायिकता वो अलग हो जाएगी। अगर मैं ये कहूँ 6 या 6 से छोटा अंक आने की प्रायिकता, या ये कहेंगे 7 से छोटा अंक आने की प्रायिकता, दोनों एक ही बात है। 6 या 6 से छोटा अंक या 7 से छोटा अंक आने की प्रायिकता, तो हमें पता है पासे को हम कितनी बार भी फेंकें हमेशा 6 या 6 से छोटा अंक ही आएगा, तो वो घटना हमारी संभव घटना कहलाती है और उसकी प्रायिकता का मान 1 होता है। तो ये ध्यान रखें, संभव व असंभव घटना, संभव घटना वो होती है जिसमें प्रायिकता का मान 1 होता है, असंभव घटना वो होती है जिसमें प्रायिकता का मान 0 होता है। प्रायिकता का मान कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, यानी कि माइनस में नहीं आ सकता, और प्रायिकता का मान कभी भी 1 से बड़ा नहीं हो सकता। ये हमें बातें ध्यान में रखनी है। अब हमने देखा 3 सिक्कों को उछालने पर कम से कम 1 हेड आने की प्रायिकता। एक हमारे प्रश्नावली में सवाल है कि 3 सिक्कों को उछालने पर एकांतर क्रम से हेड आने की प्रायिकता, जैसे मान लो ये सवाल मैंने ले लिया। एकांतर क्रम का मतलब क्या होता है? एकांतर को हम कहते हैं अल्टरनेट, कि भाई जैसे मान लो मैंने आज खाना खाया है और मैं एकांत रूप से खाना खा रहा हूँ, इसका मतलब मैं आज खाना खाऊंगा, कल मैं नहीं खाऊंगा, परसों मैं खाऊंगा, तो ये एकांतर क्रम हो गया। मैंने ये कहा कि मैं एकांतर क्रम से खेलता हूँ, एकांतर दिनों में खेलता हूँ, इसका मतलब एक का अंतर करते हुए, एक प्लस अंतर एकांतर, यानी कि अगर आज मैंने क्रिकेट खेला है तो मैं कल नहीं खेलूंगा और परसों खेलूंगा, फिर उसके अगले दिन नहीं खेलूंगा, उससे आगे वाले दिन खेलने जाऊंगा, तो ये एकांतर है। ठीक इसी प्रकार से एकांतर क्रम से हेड आने की प्रायिकता, कि भाई हेड आ गया तो उसके बाद में हेड नहीं आना चाहिए, उसके बाद में टेल आना चाहिए, फिर उसके बाद में हेड आना चाहिए। अगर टेल की बात करूं कि एकांतर क्रम से टेल आने की प्रायिकता, तो अगर पहले टेल आता है फिर हेड आना चाहिए और उसके बाद में वापस टेल आना चाहिए, ये होता है अल्टरनेट एकांतर। तो यहाँ पे देखते हैं हम, जो हमारी 8 कंडीशन है उसमें ऐसे कौन कौन से अवयव हैं, या ऐसे कौन कौन, जैसे क्या ये संभव है? बिल्कुल नहीं है, क्योंकि यहाँ तो लगातार आ रहे हैं। यहाँ पे देखें तो यहाँ पे भी लगातार आ रहे हैं, तो ये भी संभव नहीं है। यहाँ पे ये हमारे फेवर में है, फेवर का मतलब हमारे अनुकूल है। अच्छा, अनुकूल का मतलब क्या है? अनुकूल का मतलब है कि हमने क्या लेके चले हैं, हमारा सवाल क्या हमें कह रहा है, वो अनुकूल है। जैसे यहाँ पे अनुकूल क्या है? एकांतर क्रम से हेड आना। पिछले सवाल में अनुकूल स्थितियां क्या थी? कम से कम 1 हेड आना। तो हर सवाल के हिसाब से हमारी जो अनुकूल परिस्थितियां हैं वो बदल दी जाएगी, परंतु जो कुल स्थितियां हैं वो वैसी ही रहेगी जैसी पहले थी। जैसे एक सिक्के को उछाला है तो कुल स्थितियां 2 है, हेड आना और टेल आना, तो उनमें बदलाव नहीं होगा, सवाल अलग आ सकता है। 2 सिक्के को उछालते हैं तो कुल स्थितियां 4 है, वो 4 ही रहेगी, लेकिन अनुकूल स्थितियों की अगर बात की जाए तो वो सवाल के हिसाब से धीरे धीरे बदली जा सकती है। जैसे मैंने यहाँ बात की 3 सिक्के को उछालने पर, तो हमारी जो कुल स्थितियां है वो 8 की 8 ही रहेगी। अब जो हमारे अनुकूल है वो निर्भर करती है इस बात पे कि हमने क्या करना है। कम से कम 1 हेड आने की प्रायिकता हमें पूछे तो इसके लिए अनुकूल अलग हो जाएगी। एकांतर क्रम से हेड आने की प्रायिकता पूछे तो इनके लिए अनुकूलतम अलग हो जाएगी। तो एकांतर क्रम से हेड आने की प्रायिकता अगर हमें पूछते हैं तो हम ये कहेंगे कि एक तो ये हमारे अनुकूल है, हेड टेल हेड। दूसरा क्या ये है? क्या बिल्कुल नहीं है, ये भी नहीं है, क्योंकि लगातार आ रहा है और लगातार आ रहा है तो हमारे काम का नहीं है। टेल हेड टेल। देखो एकांतर क्रम से हेड, अगर यहाँ पे ये आता एकांतर क्रम से चिन्ह का मतलब अगर आता तो हम इसको ले सकते हैं टेल हेड टेल। ये भी एकांतर क्रम से ही है कि भी टेल आ गया फिर हेड आ गया फिर टेल आ गया, तो ये हमारे फेवर में आ जाएगा। हेड टेल टेल, यहाँ लगातार आ गए, यहाँ ये तीनों लगातार है, तो ये कंडीशन नहीं होगी, ये कंडीशन नहीं होगी। तो एकांतर क्रम से चिन्ह की पूछे कि एकांतर क्रम से चिन्ह
आने की प्रायिकता क्या होगी, तब तो ये दोनों आ जाएंगे। और एकांतर क्रम से हेड की पूछे सिर्फ, तो ये केवल हेड टेल हेड एक ही है, क्योंकि इसके अंदर एकांतर क्रम से टेल आ रहा है, हेड नहीं आ रहा। तो सवाल के हिसाब से हम इसका आंसर करेंगे कि हमें सवाल में क्या पूछा है। चिन्ह का पूछा है तो ये दोनों मेंशन हो जाएगी, अगर केवल हेड का पूछा है तो ये रहेगा। तो इसका मतलब 2/8 इसका मान, क्योंकि टोटल कंडीशन 8, 2/8 यानी कि 1/4 ये आ जाएगा। तो इस प्रकार से सिक्के के ऊपर कुछ सवाल हैं वो इस प्रकार से किए जाते हैं। अब हम बात करते हैं पासे को। प्रायिकता के अंदर अगर देखा जाए तो सिक्का, पासा और ताश के 52 पत्ते, मेनली इन तीनों के ऊपर सवाल आते हैं। इस बार भी एग्जाम में जो सवाल आया था वो साधारण सा था, उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन थोड़ा सा और देख लेते हैं पासे की कुछ घटनाओं के बारे में, कि जब हम एक पासे को फेंकते हैं, हम सभी जानते हैं कि एक पासे को फेंकने पर जो अंक है वो 1 से 6 तक अंक आएंगे, और सभी के आने के चांसेस बराबर रहते हैं। तो 1 आने की प्रायिकता, 2 आने की प्रायिकता, 3, 4, 5 और 6 आने की प्रायिकताएं समान होती है, और सभी का मान 1/6 कैसे आता है देखो। पासा, एक पासे को अगर हम फेंकें तो उसके ऊपर 1 से लेके 6 तक के अंक आते हैं। अब सवाल क्या आते हैं देखो, सवाल के थ्रू ही हम इसको समझ लेते हैं, आसान रहेगा। जैसे मैंने सवाल लिखा, एक पासे को फेंकने पर, एक पासे को फेंकने पर सम अंक आने की प्रायिकता क्या होगी, सम अंक आने की प्रायिकता। तो सीधी सी बात है कि अगर ये हमें सवाल दिया हुआ हो, या मान लो कि ये सवाल आता है, तो हम इसको कैसे करेंगे। यहाँ हमें दिया हुआ है एक पासे को फेंकने पर सम अंक आने की प्रायिकता। हम सभी जानते हैं पासे के ऊपर 1 से लेके 6 तक के जो अंक आते हैं उसमें अंक 2, 4 और 6 ये सम अंक है। सम अंक क्या है, वे अंक जिनमें हम ये यूं कहें कि सम संख्या वो संख्या होती है जिसमें 2 का पूरा पूरा भाग चला जाता है। और सम अंकों की बात की जाए तो हमें पता है 0, 2, 4, 6, 8 जिस संख्या के इकाई में लगे हुए हो वो संख्याएं भी सम संख्याएं हैं। तो यहाँ पे एक पासे को फेंकने पर सम अंक, तो पासे पर या पासे को फेंकने पर कुल अंक आते हैं 6, जो कि है 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब बात करते हैं सम अंकों की। सम अंक आते हैं 2, 4 और 6, यानी कि 3 आ गए। तो हमारी प्रायिकता का मान क्या आ जाएगा, अपना फॉर्मूला वही है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट P बराबर अनुकूल स्थितियां या अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम, अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम, ये हमारा फॉर्मूला है और हम इसी को फॉलो करते हुए चल रहे हैं। तो अनुकूल परिणाम 3 है और कुल परिणाम 6 है, इसको काट दें 3 से, तो 1/2। कहने का मतलब यही है कि एक पासे को फेंकने पर सम संख्या या सम अंक आने की प्रायिकता 1/2 आधी है। तो आधी किसकी हो जाएगी, सम अंक नहीं आने की, अर्थात विषम अंक आने की। अगर मान लो सवाल में यहाँ सम की जगह ये लिखा हुआ है कि विषम अंक आने की प्रायिकता क्या होगी, तो विषम अंक की बात आती है तो यहाँ पे जो सम अंक है उसकी जगह हम कर देंगे विषम अंक, और विषम अंक की यहाँ पे आ जाएगा 1, 3 और 5। हम 7 नहीं लिखेंगे क्योंकि पासे पर 7 नहीं है, तो 1, 3, 5 ये भी 3 ही अंक है, तो इसका मान भी ऐसे आएगा 1/2। अब इसके ऊपर एक सवाल मान लो मैंने ये लिखा, कुल अंक तो ये आएंगे 6, 1 से लेकर 6 तक। अगर मैंने एक सवाल लिखा, एक पासे को फेंकने पर अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी। तो इसके लिए हमें पता होना चाहिए कि अभाज्य संख्याएं कौन सी होती है। अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं, एक से बड़ी वे संख्याएं जिनमें स्वयं का और स्वयं के अलावा केवल एक का भाग जाता है, जैसे 2, 3, 5, 7, 11। ये सारी की सारी, आगे देखें 13, 17, 19, 23, ये संख्याएं हमारी अभाज्य संख्याएं कहलाती है, जिनमें स्वयं के अलावा केवल एक का भाग जाता है।
वे संख्याएं अभाज्य संख्याएं कहलाती है। और ध्यान रखना, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, 2 से छोटी कोई अभाज्य संख्या नहीं है। इनमें गलतियां होती है कि हम 1 को भी अभाज्य संख्या मान लेते हैं, जबकि 1 अभाज्य संख्या में नहीं गिनी जाती है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। तो एक चीज और कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या भी 2 है। अगर आपसे सवाल में ये कहे, सामान्य जानकारी की बात कर रहे हैं कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तब इसका मान आता है 2। और अगर ये कहे सबसे बड़ी सम अभाज्य संख्या, तब भी इसका मान 2 आता है। बाकी सारी अभाज्य संख्याएं विषम संख्याएं हो सकती है, लेकिन सबसे बड़ी अगर सम अभाज्य संख्या आएगी उसका मान भी 2 है। दोनों लाइनों को ढंग से समझना कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो कि 2 है, और सबसे बड़ी सम अभाज्य संख्या। तो सम अभाज्य संख्या मतलब ऐसी अभाज्य संख्या जो सम हो, तो वो केवल और केवल 2 एक ऐसी अभाज्य संख्या है जो सम भी है। तो हम ये कहेंगे सबसे बड़ी सम अभाज्य संख्या 2 है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या भी 2 है। अब बात करते हैं इस सवाल की कि एक पासे को फेंकने पर अभाज्य संख्या। तो हमें पता है एक पासे को फेंकने पर टोटल 6 परिणाम हमें प्राप्त होते हैं। यहाँ पे बात चल रही है अभाज्य संख्याओं की, तो अभाज्य संख्याओं में 2, 3, 5 आ सकता है, इसके अलावा कुछ नहीं। तो केवल 3 परिणाम 2, 3 और 5 हमारे पक्ष में है। तो हम ये कहते हैं कि इस प्रश्न का उत्तर भी 3/6 यानी कि 1/2 ही हमें प्राप्त हो जाता है। ये है एक पासे के ऊपर कुछ सवाल। अब बात करते हैं एक की बजाय 2 पासे आ जाएं। जब एक की बजाय 2 पासे आते हैं तो क्या होता है, देखो 2 पासों को फेंकने पर या उछालने पर कुल परिणाम क्या क्या आते हैं। साधारण सी बात करते हैं कि जब हम 2 पासों को फेंकते हैं तो हमें पता है ये हो सकता है एक पासे पे 6 और दूसरे पे भी 6 आ जाए, एक पे 1 दूसरे पे 2 आ जाए, एक पे 1 दूसरे पे 5 आ जाए। इस प्रकार से बहुत से परिणाम होते हैं जब हम 2 पासों को एक साथ फेंकते हैं या एक पासे को 2 बार। वैसे ही बात है जैसे हम सिक्कों की बात कर रहे थे कि 2 सिक्कों को एक साथ उछालें या एक सिक्के को 2 बार उछालें, एक ही रिजल्ट हम कह सकते हैं कि जो अनुकूल परिणाम है वो हमें एक ही मिलता है। ठीक इसी प्रकार से 2 पासों को फेंकने का मतलब हम यहाँ यह ले सकते हैं कि हम एक पासे को 2 बार फेंक रहे हैं। तो बात हो रही है कि कुल परिणाम कितने होंगे। जैसे हम जानते हैं एक पासे को फेंकने पर कुल परिणाम 6 है, तो अब हम यहाँ देखते हैं कि 2 पासों को फेंकने पर कुल परिणाम कौन कौन से हमें प्राप्त होते हैं। एक बार बता देता हूँ आपको कि 2 पासों को जब हम फेंकेंगे तो हमें कुल परिणाम 36 प्राप्त होते हैं। वो 36 परिणाम कौन कौन से हैं ये देखते हैं। जैसे 1,1, 1,2, 1,3, 1 और 4, 1 और 5 और 1 और 6, ये जो परिणाम है वो। इसके अलावा 2,1, 2,2, 2,3, 2,4, 2,5, 2,6। आगे देखते हैं 3,1, 3,2, 3,3, 3,4, 3,5 और 3,6। इससे आगे देखते हैं 4,1, 4,2, 4,3, 4,4, 4,5, 4,6 और आगे 5,1 हो सकता है पहले पासे पे 5 दूसरे पर 1 आए, पहले पे 5 दूसरे पे 2 आए, पहले पे 5 तीसरे पे दूसरे पे 3, पहले पे 5 दूसरे पे 4, पहले पे 5 दूसरे पे 5, पहले पे 5 दूसरे पे 6 आए, या फिर 6,1, 6,2, 6,3, 6,4, 6,5 और 6,6। ये टोटल जो परिणाम है, इनके अलावा 2 पासों को फेंकने पर हमें कोई परिणाम प्राप्त नहीं होता है। और ये कुल परिणाम आपके यहाँ से 36 परिणाम प्राप्त है। तो एक चीज तो ये ध्यान में रखना कि अगर 2 पासों का सवाल आता है तो कुल परिणाम में या कुल परिणाम या हम कहें कुल स्थितियों में हमें ये 36 के 36 प्रदर्शित करने पड़ेंगे। क्योंकि अगर हम ये नहीं दर्शाते हैं तो हो सकता है कि हमें सवाल में क्या पूछा है ढंग से समझ में नहीं आए। तो सबसे पहले जरूरी काम है कि इन 36 को आप समझें और इनको नोट करें, बिना देखे भी आप इसको करने का प्रयास करें।
और ज़्यादा कोई बड़ी बात नहीं है, आसान से कि पहले एक स्टेबल कर लिया हमने, स्थिर कर दिया, और फिर 1 2 3 4 5 6, फिर हमने 2 को स्थिर कर दिया, फिर 1 2 3 4 5 6, फिर हमने 3 को स्थिर कर दिया, फिर 1 2 3 4 5 6, फिर 4 को स्थिर कर दिया, 1 2 3 4 5 6, 5 को स्थिर किया है, 1 2 3 4 5 6, 6 को हमने स्थिर कर दिया, 1 2 3 4 5 6, यानी कि इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, कुल परिणाम बना सकते हैं। अब सवाल क्या आते हैं, देखो पहला सवाल, अंकों का योग 9 प्राप्त होने की प्रायिकता। जैसे ये सवाल आ गया कि दो पासों को एक साथ ये सवाल आ गया कि दो पासों को एक साथ फेंका गया है, तो अंकों का योग 9 प्राप्त होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो आपको इसमें से सेलेक्ट करना है कि कुल ऐसे कितने परिणाम हैं जो हमारे फेवर में है। फेवर में होने का मतलब कि अंकों के ऊपर 9 आ रहा है, अंकों का योग 9 आ रहा है। तो देखो इस लाइन में क्या कोई ऐसा है जिसमें अंकों का योग 9 आ रहा है? एक भी नहीं है। इस लाइन में एक भी नहीं है। इस लाइन में ये है 6 और 3 9, अंकों का योग 6 और 3 9। इसमें देखते हैं 5 और 4 9, इसमें देखते हैं 4 और 5 9, इसमें देखते हैं 6 और 3 और 6 9। क्या इनके अलावा भी कोई ऐसा है जिसमें अंकों का योग 9 आ रहा है? हम चेक कर सकते हैं, कहीं नहीं है। कहने का मतलब ये 4 ऐसे हैं जिसमें अंकों का योग 9 आ रहा है। तो हम ये कहेंगे कि हमारे कुल परिणाम 36 हैं, लेकिन हमारे जो अनुकूल परिणाम है उनकी संख्या 4 है। तो 9 आने की प्रायिकता हो जाएगी 4/36। सबसे पहले हमें इसमें सूत्र को अप्लाई करना है, PE बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट बराबर अनुकूल परिणाम बट्टा कुल परिणाम, फेवरेबल कंडीशन अपॉन टोटल कंडीशन। तो फेवरेबल कंडीशन में आपके ये जो 4 कंडीशन है ये आपको दर्शानी है। आप हम ये लिखेंगे अनुकूल परिणाम या फेवरेबल कंडीशन। अनुकूल परिणाम जो है वो आपके आ जाएगा 6,3, 5,4, 4,5, 3,6। ये 4 आपके अनुकूल परिणाम है और कुल परिणाम हमारे 36 है। तो अब हम अगर सीधा सूत्र लगाएं तो हम कह सकते हैं कि इसमें क्या मान हमें प्राप्त होगा। तो हम देखते हैं यहाँ पे PE बराबर आपका फॉर्मूला, और फॉर्मूले के बाद में आप 4/36 1/9। ये सवाल था कि जब अंकों का योग 9, अगर मान लो सवाल में थोड़ा सा बदलाव करके ये पूछ लिया जाता है अंकों का योग 9 या 9 से अधिक, सवाल को मैं यहां लिख देता हूं कि अंकों का योग 9 या 9 से अधिक प्राप्त होने की प्रायिकता। जब हम दो पासों को एक साथ फेंकते हैं तो अंकों का योग 9 या 9 से अधिक प्राप्त होने की प्रायिकता अगर पूछे तो वही चीज है कि 9 तो होना ही चाहिए या इससे ज्यादा भी हो सकता है। तो हम देखते हैं 6 और 3 9, 5 और 4 9, 6 और 4 10, ये भी इसमें शामिल हो जाएगा। 5 और 5 10 वाला भी शामिल हो जाएगा, 6 और 5 वाला भी शामिल हो जाएगा, 4 और 6 वाला भी, 5 और 6 वाला भी, और 6 और 6 वाला भी। ये इतने, तो टोटल 4 3 7 8 9 1 10 कंडीशन आ गई। पहले कितनी थी? 4। अब उसमें 6 कंडीशन और जुड़ी है, जो कि आगे तो इसका मान हो जाएगा 10/36 5/18। ये इसकी प्रायिकता का मान आ जाएगा जब सवाल ये हो कि दो पासों को फेंकने पर अंकों का योग 9 या 9 से, अब जरूरी नहीं है 9, इसके स्थान पे कुछ और भी आ सकता है। ये भी पूछा जा सकता है कि अंकों का योग अभाज्य संख्या। सवाल ये भी पूछा जा सकता है कि अंकों का योग एक अभाज्य संख्या प्राप्त हो, अंकों का योग एक अभाज्य संख्या प्राप्त हो। तो आपको ये करके देखना है। देखो एक बार इसको वापस लिखा देता हूं। जब हमारे पास सवाल ही आता है अंकों का योग एक अभाज्य संख्या, तो सबसे पहली बात तो हमें ये पता होनी चाहिए अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी है, जिसके बारे में अभी हम पढ़ चुके हैं कि वे संख्याएं जो 1 से बड़ी है और जिनमें खुद के अलावा केवल स्वयं का भाग, खुद के अलावा केवल 1 का भाग जाता है, वे हमारी अभाज्य संख्याएं कहलाती है। तो देखो 1 + 1 2, 2 एक अभाज्य संख्या है, तो ये हमारे पक्ष में है, ये हमारे फेवर में है। 2 और 1 3, ये भी हमारे फेवर में है।
3 और 1 4 हमारे काम का नहीं है, क्योंकि 4 एक अभाज्य संख्या नहीं है। 4 और 1 5 6 हमारे पक्ष में है, 5 और 1 हमारे पक्ष में नहीं है, 6 और 1 हमारे पक्ष में है। तो पहली लाइन से हम देखते हैं तो 4 आ गए, दूसरी से ऐसे देखते हैं तो 1,2 ये नहीं आएगा, 3,2 5 आ जाएगा, 4,2 6 नहीं आएगा, 5,2 आएगा, क्योंकि 7 एक अभाज्य संख्या है, 6 और 2 8, 8 एक अभाज्य संख्या नहीं है। यहाँ 1,3 नहीं आएगा, 2,3 आ जाएगा, ये नहीं आएगा, 4,3 आएगा, 5,3 नहीं आएगा, 6,3 9 भी नहीं आएगा, 1,4 ये नहीं है, 3 4 3 7 ये आ जाएगा, 4,4 ये नहीं आएगा, 5 4 9 भी नहीं है, 10 भी नहीं है, 6 भी नहीं है, ये 7 है, 3 5 यानी कि 8 ये नहीं है, 5 4 9 नहीं है, 10 नहीं है, 6 और 5 11 एक अभाज्य संख्या है। इसमें देखते हैं 6 और 1 7 ये एक अभाज्य संख्या है, 6 और 2 यानी 2 और 6 अभाज्य संख्या नहीं है, 3,6 6 और 3 9 9 एक अभाज्य संख्या नहीं है, 6 और 4 10 एक अभाज्य संख्या नहीं है, 6 और 5 11 और ये एक अभाज्य संख्या नहीं है। तो हमें तो ये देखना है कि कौन कौन सी अभाज्य संख्या है। तो देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15। तो हमारे पास 15 अनुकूल परिणाम प्राप्त हुए हैं और कुल 36 परिणाम है। तो 15/36 3 से कट रहा है तो काट देंगे, 3 5 15, 5/12 ये हमारा मान आ गया किसका, कि अंकों का योग एक अभाज्य संख्या प्राप्त हो। इसी प्रकार से ये भी पूछा जा सकता है कि अंकों का योग एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो। तो इसके लिए आपको जिस प्रकार से अभाज्य संख्याओं के बारे में जानकारी प्राप्त है, उसी प्रकार से आपको ये पता होना चाहिए कि पूर्ण वर्ग संख्याएं किसे कहते हैं। जैसे मान लो सवाल ये आ जाए, अंकों का योग एक पूर्ण वर्ग संख्या, तो पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी है? पूर्ण वर्ग संख्या वे है जिनका वर्गमूल एक प्राकृत संख्या आती है। या हम ये कहें कि जैसे 0 भी क्या है, एक पूर्ण प्राकृत हम नहीं कहें, अगर हम ये कहें कि जिसका वर्गमूल हम आसानी से ज्ञात कर सकें, या जिनका वर्गमूल 0 के अलावा जिनका वर्गमूल एक प्राकृत संख्या प्राप्त हो। जैसे 4 है तो 4 का वर्गमूल जो हम करते हैं तो 2 आता है, लेकिन 3 का नहीं आता है। तो 4 एक पूर्ण वर्ग संख्या है जिसका अंडर हमें एक प्राकृत संख्या के रूप में मिल जाए 0 के अलावा। ठीक है, वैसे भी अगर इसमें देखें हम तो कम से कम योग 2 आता है, तो 0 वाला प्रश्न यहाँ पे पैदा नहीं होता है। आप यहाँ पे ये समझ के कर सकते हो कि एक पूर्ण वर्ग संख्या की अगर हम बात करें जिसका वर्गमूल एक प्राकृत संख्या में प्राप्त हो जाए, तो या पूरी कंप्लीट इसकी परिभाषा अगर हम देखें एक पूर्ण वर्ग संख्या किसे कहेंगे, तो हम कहेंगे अगर किसी संख्या का वर्गमूल एक पूर्ण संख्या प्राप्त हो तो वो पूर्ण वर्ग संख्या है। अगर किसी संख्या का वर्गमूल एक पूर्ण संख्या हो तो वो क्या है, एक पूर्ण वर्ग संख्या है। जैसे यहाँ पे बात करें 3 और 1 4 ये वाला आ जाएगा, अंकों का योग 4 आ रहा है, 4 का अंडर रूट हम कर सकते हैं। इसी प्रकार से मान लो अंकों का योग 9 आ रहा है तो उसका वर्गमूल हम 3 लिख सकते हैं। 25 आ रहा है लेकिन 6 और 6 अधिकतम 12 आ रहा है, तो आपके पास इन केस में कौन कौन से पूर्ण वर्ग संख्या बन रही है इसका आपको पता लगाना है और इस सवाल को साथ में हल भी करना है। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रायिकता के पहले पार्ट में हमने ये देखा है कि प्रायिकता क्या है। प्रायिकता के बाद हमने ये देखा कि प्रायिकता का जो मान है वो 0 से 1 के मध्य रहता है। प्रायिकता का अधिकतम मान 1 हो सकता है, प्रायिकता का न्यूनतम मान 0 हो सकता है, प्रायिकता का मान नेगेटिव नहीं होगा, 1 से अधिक नहीं होगा। उसके बाद में कुछ हमने घटनाओं का जिक्र किया है, जैसे एक सिक्के को उछालना, 2 सिक्कों को उछालना, 3 सिक्कों को उछालना, एक पासे को फेंकना, 2 पासों को फेंकना। इस प्रकार के जो भी सवाल हैं वो प्रायिकता के अंतर्गत हम हल करते हैं। उसके बाद में इसके आगे अगर हम देखेंगे तो ताश के कुछ सवाल आएंगे। ताश की जो गड्डी होती है जिसमें 52 पत्ते होते हैं, उनसे संबंधित सवालों को हम अगले पार्ट में सरल करेंगे। अन्य भी कुछ सवाल हम लेकर प्रायिकता को कंप्लीट करेंगे। तो ये आपका प्रायिकता का पहला पार्ट है। उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा, और कोई भी आपको प्रश्न पूछने हैं तो आप कमेंट के थ्रू भी कोई सवाल पूछ सकते हैं, अन्यथा किसी और तरीके से जैसे आप पूछना चाहो वैसे सवाल पूछो। और इसको वीडियो को आप देखोगे डेफिनेटली आपके समझ में आएगा। और फिर भी कोई डाउट है तो आप अपने डाउट को क्लियर करने के लिए किसी भी माध्यम से मुझसे जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।